हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परख सीरीज में हमारी। और आज हम यूनिट 6 इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल इस यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। परख सीरीज का मतलब ही यह है कि आप सभी अपने अंदर की क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके लिए परख सीरीज है। ठीक है, तो आपके सामने पहला सवाल है। और इससे पहले आपने अगर यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं परख सीरीज के, उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर जो आप सभी के लिए 2 महीने का फ्री कोर्स है वो भी आप एक्सेस कीजिएगा। वो कैसे करके एक्सेस करना है वो लास्ट में आपको ज़रूर बताया जाएगा। पहले देखिए, आपके सामने आज का पहला सवाल है। बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ओके, जिसमें एक फॉर्मूला आपको दिया गया है और ये सवाल है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन, कितना प्रोडक्टिविटी है। एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाते हैं। पहले आप इस सवाल को देख लीजिए क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है और आपको बताना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला या कृषि उत्पादकता का ये फॉर्मूला y/yn डिवाइडेड बाय t/tn, ये फॉर्मूला किसने दिया है। ठीक है, यहां पर y का मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेलेक्टेड क्रॉप इन पर यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्र में चुनिंदा फसलों की कुल उत्पादन, ये y का मतलब है। yn का मतलब क्या होगा, उन्हीं चुनिंदा फसलों में देश की कुल उत्पादन। एक तो एक सेलेक्टेड एरिया है, उस सेलेक्टेड एरिया में जो फसलें हैं उनका क्या उत्पादन रहा है, और उन्हीं फसलों का पूरे कंट्री लेवल पर क्या उत्पादन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टी का मतलब होगा टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ पर यूनिट एरिया में कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है। टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया पर यूनिट जो क्रॉप है उसके हिसाब से पूरे कंट्री लेवल के हिसाब से दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी लिखी हुई है ये इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है। इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए या आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिया गया है। असल में यहाँ से कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। सवाल बस इतना सा है कि ये फॉर्मूला इन 4 स्कॉलर में से किसने दिया है, बस इतना सवाल है। बाकी आप इसको देखकर वैसे ही नर्वस हो जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, देखने में पहली नज़र में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। सिंपल सा आपको बताना है किसने दिया है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है NID। करेक्ट ऑप्शन इसका NID। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये और पूछा गया था जहां पर इसका आंसर चेंज था, लेकिन वो गलत था। कई बार आंसर की में भी जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन इसका NID है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या कृषि उत्पादकता का सिंपल सा मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया है, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर एरिया है, 2 हेक्टेयर एरिया है, तो इस प्रति 1 हेक्टेयर एरिया में कितना क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ये कहलाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी वीवर से शफी से भी सवाल आने वाले हैं तो उनको वहाँ पर हमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया का एक और सवाल बनता है अलग तरीके से जिसको आप अभी डिस्कस करेंगे हम। तो कैलिफोर्निया में जो हाई टेक फर्म है इतनी सारी, ठीक है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है कि कैलिफोर्निया इतनी हाई टेक फर्म सिलिकॉन वैली के रूप में उभर के सामने आया है। तो उसका क्या कारण होगा। क्या वहाँ पर चीप लेबर है इस वजह से, बाजार तक एक्सेस या पहुँच काफ़ी आसान है इस वजह से, एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी समूहन अर्थव्यवस्था की वजह से, या हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है सिलिकॉन वैली में हाई टेक फर्म के लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण के लिए। ओके, अगर किसी एक जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं देखिए इंडस्ट्रीज की ना एक खास बात होती है, एक उनके लिंकेजेस होते हैं, एक बैकवर्ड लिंकेजेस
बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री को कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग होती है लेकिन एक असेंबल करने वाली फैक्ट्री अलग होती है। सपोज यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं एक कंप्यूटर का, तो उस कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मदरबोर्ड चाहिए होगा, कैबिनेट चाहिए होगा, उस कैबिनेट के अंदर जो भी चीज़ें लगेंगी, ठीक है, रैम है, प्रोसेसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ही, है ना। तो वो जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, क्या वो उसी कंपनी ने बनाए हैं या अलग अलग होंगे? आपने अगर कभी एक सीपीयू को देखा है, उसको खोल करके अगर देखा है आपने कभी या कभी दिख गया आपको, तो उसमें देखना अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, उसको असेंबल किया गया है एक जगह पर। ठीक है, तो जहाँ कहीं से उसको उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया गया है, वो सब उसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, करेक्ट। और आगे उसको मार्केट में फिर दूसरी कंपनीज के थ्रू हो सकता है सेल किया जाएगा, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस कंपनी के जिसने इसको असेंबल किया, सिर्फ इसके बैकवर्ड लिंकेजेस भी हैं जहाँ से इन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स को लिया, और फॉरवर्ड लिंकेजेस जहाँ से ये कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो जिस कंपनी के ये लिंकेजेस उसको जहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ज़्यादा आसान हो जाता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा आसान हो जाती है। और यही चीज़ ठीक यही चीज़ हुई है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का एग्लोमरेशन है जिसकी वजह से बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प मिलती है, समझ रहे। तो इसका इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। इस वजह से ये हाई टेक फर्म के लोकलाइजेशन में, स्थानीयकरण में सिद्ध हुई है, साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अबाउट एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि औद्योगिकरण के बारे में इनमें से कौन सा गलत तथ्य है, गलत स्टेटमेंट है, बताइए। पहला स्टेटमेंट है नीड लार्ज एग्रीकल्चर फार्म, लो लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, हाई क्वालिफाइड मैनेजर्स, लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई है, यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कृषि के इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण की बात है। ठीक है, अगर पारंपरिक तरीके से कृषि की बात होती तो पारंपरिक तरीके से खेती, कृषि कैसे की जाती है? मनुष्य खुद करता है, कम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होते हैं, मशीनीकरण कम होता है, फर्टिलाइज़र कम होता है। ठीक है, पारंपरिक तरीके से खेती होती है और हल बैल चला करके इस तरह से जैसे भारत में कृषि किया करते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, और जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की इच्छा होगी फार्मर्स की। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या ज़रूरी होगा? अब जो सही नहीं है वो बताना है। अब हम ये समझ गए कि एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है उनमें से जो ऑड वन आउट होगा उसको हटा देंगे। बड़े बड़े फार्म की क्या ज़रूरत होती है एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन में? यस, होती है, क्योंकि छोटे से फार्म में मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, उससे नुकसान होगा। बड़े फार्म होने चाहिए। ये तो सही कह रहा है, एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब है कि ये गलत है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है। बड़े फार्म की ज़रूरत होती है। लो लेबर इनपुट पर यूनिट एरिया, हम जितना प्रोडक्शन चाहते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा खर्चा कम से कम हो। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10 रुपये लगाए किसी चीज़ में, तो हमें उससे मुनाफा 20 रुपये 25 रुपये तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 रुपये लगा रहे हैं और 25 रुपये का आगे उसका मार्केट में वैल्यू है, तो ये तो घाटे का सौदा है ना। तो इनपुट कम होना चाहिए, प्रति इकाई उत्पादन में श्रम बल लागत कम हो। यानी कि अगर हम 1 क्विंटल
क्रॉप का प्रोडक्शन, सपोज हमें इसका कॉस्ट पड़ता है टोटल प्रोडक्शन में सपोज 1,000 रुपये, मार्केट वैल्यू इसकी होनी चाहिए 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, जितना भी है। तो जितना कम से कम ये क्रॉप प्रोडक्शन आएगा उतना हमारे सही है। तो ये भी ठीक है कि लेबर का पर यूनिट प्रोडक्शन कम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। हाई क्वालिफाइड मैनेजर चाहिए। जब बड़े फार्म होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल पे हम करेंगे एग्रीकल्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें क्वालिफाइड लोग चाहिए जो उस काम को ठीक तरीके से जानते हों, उसमें स्किल्ड हों। तो हाई क्वालिफाइड मैनेजर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि सही है। लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। क्या हमें कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे हैं एग्रीकल्चर का, जाहिर सी बात है कि इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है। और यहाँ लिखा है कि लेस यूज़, कि कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट है तो यही करेक्ट है, हमारा यही ऑप्शन सही है। समझे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इसमें 4 इकोनॉमिक ब्लॉक के नाम आपको दिए गए, रीजनल ब्लॉक हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। और ये कौन से ब्लॉक है? ये ओपेक के बारे में पूछ रहा है, ओपेक। ठीक है, बताइए। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ओपेक जो है 1960 में, ये 14 सितंबर 1960 में ये फाउंड की गई थी। ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ठीक है, और इसमें से साउथ अमेरिकी कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री इज पार्ट ऑफ ओपेक? साउथ अमेरिकन कंट्री तो ब्राज़ील भी दी हुई है, क्या ये ओपेक का पार्ट है? नहीं, वेनेजुएला है ओपेक का पार्ट। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। सिंपल सवाल है, 1960 में फाउंड किया गया था। पेट्रोलियम के जो दाम है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रीज़ हैं, और इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। ये भी आपको बताना है कि क्या उसका इंडिया पार्ट है ओपेक का या नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। टोटल कितनी कंट्री हैं ये कमेंट आप करके बताएंगे, और क्या इसका इंडिया पार्ट है या नहीं है ये भी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टेटमेंट से है, और ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया है ये आपको बताना है। देखिए फटाफट। कहीं पर भी कुछ स्टेटमेंट आपको दिखाई दे, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बस आप उसको देखिए और आगे बढ़िए। स्टेटमेंट्स के लिए एक पेज बना लीजिए अपना। ठीक है, एक A4 शीट लीजिए, और उस A4 शीट में आप जितने भी स्टेटमेंट आपको 10 ईयर्स में मिलते रहे उनको ऐड करते चलिए, बस कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक A4 शीट 10 ईयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको नोट करते जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। बाकी आगे आएगा तो वही रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द प्रेजेंस एट लार्ज ऑफ सब्सटेंस और एनर्जी पैटर्न्स विच हैव बीन इनवॉल्यूंटरी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है, बस आप उसको एज इट इज़ याद रखिए। किस तरह का अगर स्टेटमेंट आएगा तो उसको हम दोबारा देख लेंगे। ये किसी और का नहीं, लॉर्ड कैनेट का है। ये एक बार और पूछा गया है, लॉर्ड कैनेट का ये
स्टेटमेंट है, सिंपल। बस आगे बढ़िए। हाइपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स के जो सेंटर हैं, शॉपिंग सेंटर्स, ये कहाँ पर होते हैं? सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास, रेल रोड जंक्शन के पास, आउट ऑफ टाउन, नियर हॉस्पिटल्स। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? हाइपर मार्केट ऐसा होता है ना, बड़े स्टोर होते हैं, बड़े, जिनमें सुपर मार्केट भी होती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के ये प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हाइपर मार्केट कहते हैं। इन्हीं में सुपर स्टोर्स भी हो सकते हैं, सुपर मार्केट भी होती है इन्हीं के अंदर, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये हाइपर मार्केट होती हैं। तो जनरली ये जो हाइपर मार्केट्स होती हैं ये आउट ऑफ टाउन होती हैं, आउट ऑफ टाउन। जो कस्बा है, कस्बे से बाहर, असल में एग्जैक्ट टर्म टाउन का कस्बा होता है, ठीक है। कस्बा क्या होता है, इससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो क्षेत्र जहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शहर के मिलते हैं, अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र क्या होता है, जहां पर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्सरी एक्टिविटी होती है, क्वार्टनरी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह का। और जहाँ पर विलेज की एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, विलेज, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, उसको कस्बा बोलते हैं, यानी कि टाउन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मैट्रिक्स का। आपको बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सही है। शायद आपको ये मैट्रिक्स ठीक से ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स को हम कैसे मैच करेंगे, इसका देखिए एक तरीका होता है, सिंपल तरीका है, मैं आपको आज बता देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्योंकि 6 इसमें पॉइंट दिए हुए ना, इस वजह से। ऐसे भी कर लेते हैं, चलिए। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। अब हमें इस मैट्रिक में ये देखना होता है कि अगर जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो उसको हम 1 नंबर देंगे, जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है उसको 0 देंगे। जैसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे, 1 से 1 की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, सपोज इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है 1 से लेकर 1 की कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। सपोज मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, आप अपनी जगह पर बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमने ट्रेवल किया, बताइए। हम अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ही घूमे बस, तो क्या हमने ट्रेवल किया, नहीं किया ना, तो हम इसको कहेंगे 0। और अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए तो इसका मतलब है हम कुछ ट्रेवल किया है हमने, तो हमको 1 नंबर मिलेगा। अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जैसे यहाँ से देखिए 1 और 2 के बीच में डायरेक्ट लिंक है ना, ऐसा तो नहीं जैसे 1 और 4 के बीच में पहले 1 आए, पहले 2 पे जाएंगे, फिर 4 पे, या फिर 3 पे, फिर 4, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट लिंक है।
अगर कहीं पर भी डायरेक्ट लिंक आपको दिखाई देगा, आप उसको नंबर देंगे 1। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे 1 और 4 के बीच में नहीं है, 1 और 6 और 5 के बीच में नहीं है, तो आप उसको नंबर देंगे 0। ठीक है। तो 1 और 2 के पहले तो 1 और 1 के बीच में नहीं है, तो इसको 0 नंबर देंगे। फिर 1 से 2 में देखेंगे तो है कनेक्टिविटी डायरेक्ट, तो 1। फिर 1 से 3 के बीच में डायरेक्ट है तो 1। 1 से 4 में नहीं है 0। 1 से 5 में नहीं है, 1 से 5 में नहीं है, 5 और 6 में नहीं है, 0 0। ठीक है। अब 2 का देखेंगे, 2 से 2 में क्या हो सकती है कनेक्टिविटी? नहीं, तो 0। 2 से 2 में नहीं होगी 0। 2 से 1 में है लेकिन, तो 1। 2 से 3 में है, यस 1। 2 से 4 में 1। 2 से 5 में कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है, 0। 2 से 6 में 0। अब 3 का देखेंगे, 3 से 1 में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब है 3 से 1 का 1 मिलेगा। 3 से 2 में है 1। 3 से 3 में नहीं होगी, इसलिए 0। 3 से 4 में है 1। 3 से 5 में, 3 से 6 में 1 1। अब 4 का देखेंगे, 4 से 1 में नहीं है तो 0। 4 से 2 में है तो 1। 4 से 3 में है तो 1। 4 से 4 में नहीं हो सकती, 0। फिर ऐसे ही 4 से 5 में, 6 में नहीं होगी, तो 0 0। ठीक है। ऐसे ही 5 से 1 में नहीं है तो 0। 5 से 2 में 0। 5 से 3 में 1। 5 से 4 में 0। 5 से 5 में 0। 5 से 6 में 0। ठीक है। ऐसे ही लास्ट में 6। 6 से 1 में 0 डायरेक्ट नहीं है ना, देखो। 6 से 2 में 0। 6 से 3 में 1। 6 से 4 में 0। 6 से 5 में 0 और 6 से 6 में 0। ये हमारा पैटर्न बन गया। जो हमने बनाया है वो करेक्ट पैटर्न है। ठीक है। अब इसको अब ऐसे देखने में तो एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया फिर तो बहुत टाइम खाएगा ना आपका। लेकिन ये सवाल दिख रहा मुश्किल है, लेकिन है सिंपल। आपने हमेशा क्या देखा कि 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, 4 से 4 में, 5 से 5 में, ऐसे 1 से 1 में 0 आ रहा है, 2 से 2 में 0, 3 से 3 में 0, 4 से 4 में 0, 5 से 5 में 0, 6 से 6 में 0। तो अगर आप इसको डायगोनली देखोगे, ऐसे दिख रहा है ना साफ साफ। अगर हम इसको डायगोनली देखें तो 0 0 0 हमें मिल जाएगा। करेक्ट? यस और नो? अगर हम इसको इस तरह से देखें डायगोनल, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 0 है। यस और नो? हमने सिंपल सा ऐसे 0 0 0 0 जिस ऑप्शन में देख लिया। अब इसमें जैसे हम देखें तो ये ऑप्शन है, देखिए 0 हो गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। ठीक है। इस तरह से ये सवाल आसानी से जल्दी से सॉल्व होता है। आपको पूरा देखें। अब ये भी हो सकता है कि किसी और ऑप्शन में भी ऐसे 0 0 हो, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 2 और एलिमिनेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। वरना आमतौर पर मैट्रिक्स में यही होता है। आप डायगोनली देखिए, मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधता। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। आपको बताना है कि जो ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये फॉर्मूला किससे संबंधित है, क्या है ये। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि एक ये हमारा क्रॉप एरिया है, क्रॉपिंग एरिया, फसल क्षेत्र है। तो इस फसल क्षेत्र में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधता है, कितनी तरह की फसलें बोई गई हैं, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है।
तो इस फॉर्मूला को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का है, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय और ब्रैकेट में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया है ऑक्यूपाइड बाय ईच क्रॉप, हर एक क्रॉप के द्वारा कितना ऑक्यूपाई किया जा रहा है क्षेत्र, कितना उसको क्षेत्र ने अधिकृत किया हुआ है, नेट सोन एरिया है या नेट सोन एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच क्रॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रत्येक फसल के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच क्रॉप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी किस स्कॉलर ने प्रोपाउंड करी थी, बताइए। इनमें से कौन सा स्कॉलर है जिसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझाया और लोकेशन ट्रायंगल भी बनाया, लोकेशन ट्रायंगल, ठीक है, ये भी बनाया था, अवस्थिति त्रिकोण इस तरह का। अब ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया है तो जिससे आप समझ गए होंगे, है ना। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन जल्दी से। वाल्टर इजार्ड, बैंडमैन, डीएम स्मिथ या अल्फ्रेड वेबर, जल्दी से। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने कहा कि जब हमारे पास दो रॉ मटेरियल हों, ये भी ध्यान रखना इनकी कंडीशन भी, रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2, ये दो रॉ मटेरियल हैं, सपोज किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले दो रॉ मटेरियल हैं, दोनों के दोनों फिक्स हैं, दोनों ही फिक्स्ड हैं, बोथ आर फिक्स्ड, ठीक है, दोनों ही फिक्स हैं और ग्रॉस हैं, फिक्स्ड एंड ग्रॉस। फिक्स्ड और ग्रॉस का क्या मतलब है कि ये दोनों सिर्फ अपनी इसी जगह पर मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, एक बात, और दोनों का वेट लूज होता है, ठीक है। जैसे हम इनको प्रोसेस करते हैं तो इनका वेट लूज होता है, अगर ये 2 क्विंटल है तो सपोज वो 1.5 क्विंटल या 1 क्विंटल ही बचेगा प्रोसेस करने के बाद, ये इनकी खास बात है। इसके लिए इन्होंने लोकेशन ट्रायंगल बनाया कि इंडस्ट्री के बेस्ट लोकेशन, इंडस्ट्री को लगाने के लिए ना ये लोकेशन अच्छी है ना ये अच्छी है, बल्कि ये पॉइंट है बेस्ट। और इन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली लोकेशन होती है, जहाँ कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होगा वो लोकेशन सबसे बढ़िया है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ। इसके अलावा लेबर कॉस्ट भी अफेक्ट करता है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन भी अफेक्ट करता है, ये इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन यानी कि जो उद्योगों का समूहन है, लेबर कॉस्ट भी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे। लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग इकोनॉमीज दिए गए हैं, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी क्या होती है, कॉमर्शियल क्या होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, निर्वाह अर्थव्यवस्था, वाणिज्य अर्थव्यवस्था, सघन, विस्तरण या विस्तृत। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। इस तरह के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट का सवाल भी आ सकता है, ये मैच द फॉलोइंग का तो पूछा ही गया है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी यानी निर्वाह खेती, निर्वाह तरह की अर्थव्यवस्था जिसमें उतना ही प्रोडक्शन होता है जितनी ज़रूरत है, मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को पहुंचाने लायक प्रोडक्शन होता ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये होती है
लिटिल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओनली लिमिटेड नीड ऑफ मार्केट, बहुत कम ज़रूरत होती है। एक अगर हम 4 मैच करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन से हमारा सही जवाब सामने आ गया। कॉमर्शियल, नाम से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक है। इसमें कंपटीशन, मार्केट का जो कंपटीशन है वो एक प्राइमरी फोर्स के रूप में काम करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इंटेंसिव, सघन खेती, सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, सघन खेती भी होती है और अर्थव्यवस्था भी उस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाई प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। सी का 3 ही है, करेक्ट मैच है। और यहाँ पर एक्सटेंसिव में पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है और सेल्फ सफिशिएंट है, प्रोडक्शन भी लो है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 10 क्वेश्चन जो आज हमने यूनिट 6 में सॉल्व किए। इसी तरह से इसके और भी सवालों को आप मॉक टेस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ठीक है, वो कैसे करके आप सॉल्व करेंगे आपको बस 1 मिनट में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूँ। आप देखिए, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए परख सीरीज के फ्री कोर्स को एक्सेस करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपको 2 महीने का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफी के भी आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर मिलेंगे। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और जो हमारा फ्री कोर्स है उसमें आपको अपना इनरोलमेंट करा लेना है। यह आपके एनालिसिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये मौके देखिए बार बार नहीं आते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पूरी टीम हमारी आपके साथ है, फ्री कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इनरोलमेंट कराइए, अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कीजिए। इसके अलावा आप सभी के लिए एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं जैसा कि अलग अलग पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पेपर 1 भी है अलग से। इनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी हैं, आप इनमें भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी आपका डाउट है, आप एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कीजिए और अपना इनरोलमेंट जल्द से जल्द कराइए। ठीक है, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।